तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न से। दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ की एक मुक्त व्यापार व्यवस्था है। 2. यह वर्ष 2006 में लागू हुआ और इसने वर्ष 1993 के सार्क अधिमान्य व्यापार व्यवस्था का स्थान लिया। 3. इसमें अफगानिस्तान को छोड़कर सभी सार्क देश हस्ताक्षर करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1 और 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र या SAFTA यह एक व्यापार समझौता है जिसे दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ द्वारा अपने सदस्य देशों के बीच अंतर क्षेत्रीय व्यापार और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया है। अतः कथन 1 सही है। SAFTA पर वर्ष 2004 में हस्ताक्षर किए गए और यह 1 जनवरी 2006 को लागू हुआ। यह वर्ष 1993 से प्रचलित सार्क अधिमान्य व्यापार व्यवस्था का उत्तराधिकारी, अतः कथन 2 सही है। अफगानिस्तान SAFTA का पक्षकार है। यद्यपि वह सार्क में बाद में शामिल हुआ, परंतु उसने वर्ष 2011 में SAFTA समझौते की पुष्टि कर दी, जिससे वह इस व्यापार व्यवस्था का 8वां सदस्य बन गया, अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. रेपो रेट वह ब्याज दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक ऋण प्रदान करता है। 2. स्थायी जमा सुविधा बैंकों को बिना किसी संपार्श्विक के RBI में अधिशेष धनराशि जमा करने की अनुमति देती है। 3. सीमांत स्थायी सुविधा RBI द्वारा शुरू की गई एक व्यवस्था है जो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को तब एक दिवसीय तरलता प्राप्त करने की अनुमति देती है जब अंतर बैंक उधारी के सभी विकल्प समाप्त हो जाएं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन सी सही है? यह सही है। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी 1, 2 और 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। रेपो दर वह ब्याज दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक ऋण प्रदान करता है, अतः कथन 1 सही है। अप्रैल 2022 में RBI द्वारा स्थायी जमा सुविधा शुरू की गई थी। STF बैंकों को बिना किसी संपार्श्विक के भारतीय रिजर्व बैंक के पास अधिशेष धनराशि जमा करने में सक्षम बनाता है, अतः कथन 2 सही है। सीमांत स्थायी सुविधा RBI द्वारा बनाया गया एक प्रावधान है जो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को अंतर बैंक निधियों के पूरी तरह से समाप्त हो जाने पर एक दिवसीय तरलता प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। यह एक आपातकालीन सुविधा है जो बैंकों को रेपो दर से अधिक दर पर उधार लेने की अनुमति देती है, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, राज्यपाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. राज्यपाल अनुच्छेद 213 के अंतर्गत अध्यादेश तभी जारी कर सकते हैं जब राज्य विधानमंडल सत्र में न हो। 2. भारत के संविधान के अनुसार राज्यपाल सभी राज्य विश्वविद्यालयों के पदेन कुलाधिपति होते हैं। 3. अनुच्छेद 153 प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल का प्रावधान करता है तथा एक व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में कार्य करने की अनुमति देता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? यह सही है। ए केवल 1 और 2, बी केवल 1 और 3, सी केवल 3, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 1 और 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। राज्यपाल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति है जब राज्य विधानमंडल सत्र में न हो और यदि वह संतुष्ट हो कि परिस्थितियों में तत्काल कार्यवाही की आवश्यकता है, अतः कथन 1 सही है। राज्य विश्वविद्यालयों के पदेन कुलाधिपति के रूप में राज्यपाल की भूमिका कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है। यह विश्वविद्यालयों को नियंत्रित करने वाले राज्य विशिष्ट कानून से लिया गया, अतः कथन 2 सही नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 153 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, लेकिन यह एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों हेतु राज्यपाल नियुक्त करने की भी अनुमति देता है, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, संसद की निम्नलिखित स्थायी समितियों पर विचार कीजिए। 1. प्राक्कलन समिति, 2. लोक लेखा समिति, 3. सार्वजनिक उपक्रम समिति। उपरोक्त समितियों में से कितनी समितियां संसद के दोनों सदनों द्वारा निर्वाचित की जाती है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। स्थायी समितियां प्रकृति में स्थायी होती हैं जिन्हें संसद के प्रक्रिया नियमों या अधिनियमों के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष पुनर्गठित किया जाता है। इन समितियों को निरंतर और नियमित कार्य करने का दायित्व सौंपा गया है जो प्रायः विधेयकों, नीतियों और वित्तीय मामलों की जांच से संबंधित होते हैं। उल्लेखित 3 समितियों में से प्राक्कलन समिति केवल लोकसभा द्वारा निर्वाचित दोनों सदनों द्वारा नहीं, लोक लेखा समिति संसद के दोनों सदनों द्वारा निर्वाचित, सार्वजनिक उपक्रम समिति संसद के दोनों सदनों द्वारा निर्वाचित, इसलिए केवल 2 समितियां लोक लेखा समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति संसद के दोनों सदनों द्वारा निर्वाचित की जाती है, अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, भारत के मत्स्य पालन क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
एक, भारत कैप्चर फिशरीज प्राकृतिक जल स्रोतों से मत्स्य पालन का विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक है। 2, भारत की कुल मछली उत्पादन का 75% से अधिक हिस्सा अंतर्देशीय मत्स्य पालन से आता है। 3, चिल्का मड क्रैब भारत का पहला अंतर्देशीय मत्स्य पालन है जिसे MSC स्थिरता प्रमाणन के लिए नामित किया गया है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही नहीं है या नहीं है? A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3, D कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प A केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। वैश्विक स्तर पर भारत दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक है जो वैश्विक उत्पादन में 8% और वैश्विक मत्स्य निर्यात में 4% का योगदान देता है। वैश्विक स्तर पर भारत जलीय कृषि उत्पादन के मामले में दूसरे स्थान पर है, झींगा उत्पादन में अग्रणी है और मछली पकड़ने के उत्पादन में तीसरे स्थान पर है। अतः कथन 1 सही नहीं है। भारत का अंतर्देशीय मत्स्य पालन वर्ष 1950 से 51 में 7.5 लाख टन से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 147 लाख टन हो गया, जो अब कुल मछली उत्पादन में 75% से अधिक का योगदान देता है। अतः कथन 2 सही है। चिल्का मड क्रैब भारत का पहला अंतर्देशीय मत्स्य पालन है जिसे MSC स्थिरता प्रमाणन के लिए नामित किया गया है। अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में जानवी डांगकेती ने कौन सी उपलब्धि प्राप्त की है? A, मंगल ग्रह पर जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री। B, टाइटन स्पेस इंडस्ट्रीज के वर्ष 2029 मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्री उम्मीदवार के रूप में चयनित। C, नासा के अंतरिक्ष स्टेशन मिशन का हिस्सा बनने वाली पहली भारतीय। D, चंद्रमा पर जाने वाली सबसे कम उम्र की अंतरिक्ष यात्री। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प B। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। आंध्र प्रदेश की जानवी डांगकेती का चयन टाइटन स्पेस इंडस्ट्रीज के वर्ष 2029 अंतरिक्ष मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्री उम्मीदवार के रूप में हुआ है, जो अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। अतः विकल्प B सही है। अगला प्रश्न है, कौन सा संगठन कोयला आधारित बिजली संयंत्रों को फिर से उपयोग में लाने के लिए छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों पर कार्य कर रहा है? A, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। B, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। C, राष्ट्रीय थर्मल पावर कॉरपोरेशन। D, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प B, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कोयला आधारित बिजली संयंत्रों का पुनः उपयोग सुनिश्चित करने तथा दूरदराज क्षेत्रों की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों पर कार्य कर रहा है। अतः विकल्प B सही है। अगला प्रश्न है, झरिया कोयला क्षेत्र अपनी स्थापना के बाद से किस प्रमुख समस्या का सामना कर रहा है? A, जल प्रदूषण। B, भूमिगत कोयला खदान में आग। C, अत्यधिक खनन। D, कृषि अवक्रमण। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प B, भूमिगत कोयला खदान में आग। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। झरिया कोयला क्षेत्र को वर्ष 1916 में पहली घटना के बाद से लगातार भूमिगत कोयला खदान में आग की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। यह स्थिति मुख्यतः राष्ट्रीयकरण से पूर्व की अवैज्ञानिक खनन प्रथाओं के कारण उत्पन्न हुई थी। अतः विकल्प B सही है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1, इसकी स्थापना वर्ष 1988 में हुई थी और इसका मुख्यालय जिनेवा में है। 2, इसका संचालन संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा द्वारा किया जाता है। 3, यह एमिशन गैप रिपोर्ट और ग्लोबल एनवायरमेंट आउटलुक जैसी प्रमुख रिपोर्टें प्रकाशित करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? यह सही है। A केवल 2, B केवल 1 और 3, C केवल 2 और 3, D 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प C केवल 2 और 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। UNEP की स्थापना वर्ष 1972 में की गई थी और इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में स्थित है। यहाँ पर्यावरण मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र की अग्रणी एजेंसी। अतः कथन 1 सही नहीं है। यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा द्वारा शासित होती है और जलवायु परिवर्तन, पारिस्थितिकी तंत्र पुनर्स्थापन, स्वच्छ समुद्र, सतत विकास लक्ष्यों जैसे वैश्विक कार्यों का समर्थन करती है। अतः कथन 2 सही है। यह एमिशन गैप रिपोर्ट और ग्लोबल एनवायरमेंट आउटलुक जैसी प्रमुख रिपोर्टें प्रकाशित करता है। अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, गोल्डन क्रीसेंट शब्द को प्रायः किस संदर्भ में देखा जाता है? A, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और इसराइल के बीच त्रिपक्षीय व्यापार समझौता। B, ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान को जोड़ने वाला एक ऊंचाई वाला तीर्थ मार्ग। C, मध्य एशिया में ऊर्जा सहयोग समूह। D, ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान को शामिल करने वाला अफीम उत्पादन का एक प्रमुख क्षेत्र। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प D। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। गोल्डन क्रीसेंट ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान सहित एक प्रमुख अवैध अफीम उत्पादन क्षेत्र को संदर्भित करता है। यह गोल्डन ट्रायंगल म्यांमार, लाओस, थाईलैंड के साथ विश्व के सबसे प्रमुख मादक पदार्थों के स्रोतों में से एक है। अतः विकल्प D सही है। इसी के साथ अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। जून 2025 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला तथा अफ्रीकी अध्यक्ष कौन बनी? A, सेरेना विलियम्स। B, क्रिस्टी कोवेंट्री। C, सिमोन बाइल्स। D, जैकी जॉयनर कर्सी। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।
डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।